कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, सबको आता है। अभी किसी ने पूछा था हमसे क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का पता कैसे चलेगा कि +1 लेंगे या -1 लेंगे। सो एक सिंपल सा रूल, हम हमेशा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेंगे, एक्सेप्ट अगर ये बाइनरी कंपाउंड है, मतलब दो एलिमेंट से मिलकर बना है एंड वन ऑफ द एलिमेंट इज मेटल, जैसे KH है तो सिर्फ इसमें बातें नहीं, KH है तो इसमें पोटेशियम +1 है और हाइड्रोजन -1 है। और कैल्शियम हाइड्राइड है, इट इज बाइनरी कंपाउंड, तो हाइड्रोजन का -1, कैल्शियम का +2, दो हाइड्रोजन मिलाकर चार्ज -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पर एटम लिखी जाती है ना, लेकिन अगर सपोज ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है, अब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बाइनरी कंपाउंड तो है नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन हमेशा +1 होगा। आ गया समझ में? और नॉन मेटल के साथ तो वैसे ही हमेशा +1 होता है। तो सिर्फ ये वाला केस है जिसमें -1 है, रेस्ट हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1। और फ्लोरीन की हमेशा ही क्या होती है, -1। ग्रुप 1 की हमेशा +1। अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो 0। अब जैसे S8 है, ये इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट है, इसमें 0 होगी। P4 है, 0 होगी। ओजोन है, 0 होगी। सिर्फ कंपाउंड्स के अंदर हम चेंज करेंगे। तो यहां तक आ गया समझ? एक हमने किया था, टर्म्स कुछ की थी, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, कॉन्प्रपोर्शनेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अभी मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, उसको देख के तुम्हें बताना है कि किस कैटेगरी की रिएक्शन है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये रिडॉक्स है या नहीं, ये तो देखते ही पता चल रहा है। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी भी साइड में कोई एलिमेंट आ जाए तो 100% रिडॉक्स होगी। तो ये एलिमेंट है ना नाइट्रोजन, तो ये है तो रिडॉक्स। और इंट्रामॉलिक्यूलर है क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर ये रिडॉक्स हो रही है, तो देखते ही हमें पता चल गया ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? डिकम्पोजिशन है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स है, एक एलिमेंट प्रोडक्ट में आ रहा है, तो ये होगी। अब जरा सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। मुझे बताओ, ये जो कंपाउंड है ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। दिस कंपाउंड इज अमोनियम डाइक्रोमेट। आयनी कंपाउंड है, दो आयन से मिलकर बना है, अमोनियम आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। लिसन, अगर ये कोई आयनी कंपाउंड है, इट इज बेटर कि हम उसको स्प्लिट कर ले आयंस में, तो इजी हो जाता है। सो अमोनियम डाइक्रोमेट ब्रेक हुआ अमोनियम आयन और डाइक्रोमेट आयन। अब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। नाइट्रोजन X, हाइड्रोजन 4 है, +4, टोटल इज +1, X विल बी -3। तो -3 एक नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब डाइक्रोमेट में क्रोमियम की 2 क्रोमियम, 2X, 7 ऑक्सीजन, -14। देखो, परऑक्साइड में -1 होती है और परऑक्साइड में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। और क्रोमियम की यहां से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो +6 आती है, जो पॉसिबल है। तो डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +6। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन 0 है और Cr2O3 में क्रोमियम की क्या है, Cr2O3 में +3। अब क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन या कॉन्प्रपोर्शनेशन में से कोई है? नो, वहां तो एलिमेंट सेम रहता है, सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस होता है तो डिस्प्रपोर्शनेशन, सेम एलिमेंट दो स्टेट से एक में जाता है तो कॉन्प्रपोर्शनेशन। तो ये रिएक्शन सिंपल क्या हुई, इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स एंड डिकम्पोजिशन।
डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट नाइट्रोजन और Cr2O3 में। इस रिएक्शन को केमिकल वोल्केनो कहते हैं, एक्सप्लोसिव है। और ये अमोनियम डाइक्रोमेट जिसका कलर ऑरेंज होता है, ऑरेंज से ये ग्रीन मिक्सचर बनता है। ये 10th में थी भी रिएक्शन। ICSE में थी। हाँ जी, यहाँ तक है। ऐसे एक रिएक्शन और देखते हैं। स्तुति, ये कॉन्प्रपोर्शनेशन इसलिए नहीं है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट है। नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी हाँ, -3 से 0 में ऑक्सीडेशन है, और क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। There are two different elements which are oxidized and reduced. तो ये कॉन्प्रपोर्शनेशन तो हो ही नहीं सकती। डिसप्रपोर्शनेशन और कॉन्प्रपोर्शनेशन में एलिमेंट सेम है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया सबने। इसी तरह से देखें, KCl प्लस फ्लोरीन गिविंग KF एंड क्लोरीन, इसको नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट 10th में जो तुम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट, उसमें नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और क्योंकि एलिमेंट इन्वॉल्व है, रिडॉक्स तो ये है ही। और फ्लोरीन 0 से -1 में क्या हो रहा है? रिड्यूस, रिडक्शन हो रहा है। तो फ्लोरीन क्या बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन -1 से 0 में ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन। तो Cl नेगेटिव क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। पोटेशियम को क्या कहेंगे हम? स्पेक्टेटर। पोटेशियम आयन स्पेक्टेटर। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे जिंक वाली रिएक्शन लास्ट क्लास में बताई कि वो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। हाँ, ये इंटरमॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स, कोई एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज, कोई दूसरा कंपाउंड रिड्यूस। It is intermolecular redox. हाँ जी, ठीक है। अगली रिएक्शन में लिख रही हूँ, देख के बताना किस कैटेगरी की रिएक्शन है। KMnO4 प्लस Mn+2 गिविंग MnO2। बैलेंस नहीं है ये। KMnO4 में पोटेशियम है +1, मैंगनीज X, 4 ऑक्सीजन है तो -8, X क्या हुआ? +7। इसमें मैंगनीज +2। दोनों में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखी, क्योंकि ऑक्सीजन की तो देख के लग रहा है चेंज ही नहीं हो रही। ये +2 से किस में जा रहा है? +4 में। क्या हो रहा है इसका? और ये +7 से +4 में क्या हो रहा है? रिडक्शन। एक एलिमेंट दो स्टेट से एक में जा रहा है, कॉन्प्रपोर्शनेशन। कॉन्प्रपोर्शनेशन। अगर हमसे इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम? कौन है? KMnO4। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और रिड्यूसिंग एजेंट Mn+2. Reducing agent is Mn+2. ये कौन प्रोपोर्शनेशन है और इंटरमॉलिक्यूलर भी है, दो अलग अलग कंपाउंड्स है ना, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर redox एंड कौन प्रोपोर्शनेशन. ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो एक आयन की जगह दूसरा आयन आ जाता है. जैसे इससे पहले वाले में पहले क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में था, उसने क्लोरीन को डिस्प्लेस करके खुद वहां आ गया और क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, या ऐसा थोड़ी हो रहा है. हाँ जी ठीक है. इसी तरह से एक और एग्जांपल करते हैं. लिख लिया पिछला. हाँ आयोडीन प्लस, बात है नहीं इधर, NaOH NaI NaIO प्लस H2O. ये 0 है. NaI में सोडियम +1 आयोडीन -1 और NaOI में क्या होगा, सोडियम +1 आयोडीन X, ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो X क्या हुआ +1. तो आयोडीन 0 से -1 में क्या हो रहा है, रिडक्शन, और 0 से +1 में हुआ ऑक्सीडेशन. तो क्लियर डिस्टिंक्शन है पिछली और इस रिएक्शन में. एक स्टेट से वो एलिमेंट दो स्टेट में गया, सेल्फ रिडॉक्स, डिस्प्रपोर्शनेशन. जब सेम ही एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी, दोनों ही काम कर रहा है ना, खुद को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, खुद को रिड्यूस भी कर रहा है, सेल्फ रिडॉक्स. हाइड्रोजन स्पेक्टेटर है, ऑक्सीजन स्पेक्टेटर है. चले आगे. ये रिएक्शन है और पहले देख तो लो. H2O2 परऑक्साइड है ये. हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है, -1. H2S बाइनरी कंपाउंड, एक नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन को क्या लेंगे हम, प्लस. तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की +1, दो हाइड्रोजन की +2, तो सल्फर की क्या होगी, यहाँ सल्फर की 0. वाटर में ऑक्सीजन की क्या है, तो ये रिएक्शन ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 से वाटर की ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है. सल्फर -2 से 0 में ऑक्सीडेशन, ये इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स. पर ये याद रखिएगा कि जब H2O2 किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, -1 से -2 में जाता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है.
खुद को रिड्यूस कर रहा है। और तुम्हें याद होगा मैंने बताया था ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। हाँ वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसने H2S के सल्फर को -2 से 0 में ऑक्सीडाइज कर दिया। जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस। सो H2O2 जब प्रोडक्ट में वाटर में चेंज हो रहा है, -2 स्टेट में जा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट अगर हम H2O2 में बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें तो ये खुद क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे कि एक और रिएक्शन देखते हैं। हाँ लोएस्ट स्टेट में तो वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा ये, ठीक है। पर अगर सपोज ऐसे होता, लिख लिया सबने कि H2O2 प्लस MnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम Mn+2 and O2 plus H2O, हाउ विल यू डिसाइड कि H2O2 किसमें चेंज हुआ, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में तो वाटर भी है और ऑक्सीजन भी है। एक मिनट रुक जाए और सुने ध्यान से। यहाँ MnO4 +7 से +2 में गया, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कोई तो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है, किसी और का तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अगर हम H2O2 टू वाटर ये रिएक्शन बनाते तो ये भी रिडक्शन होती, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अंडरस्टूड है कि H2O2 जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया तो इसने खुद को ऑक्सीडाइज ही करना है, -1 से किसमें जाना है, 0 में। तो H2O2 जब ऑक्सीडाइज होता है तो किसमें प्रोडक्ट कौन सा में चेंज होता है, ऑक्सीजन में। इसमें हम ये मानेंगे कि जो वाटर बना है वो इन दोनों से भी तो बन सकता है ना। वाटर का हाइड्रोजन ऑक्सीजन MnO4 और H पॉजिटिव से भी तो आ सकता है ना। तो ये एक इंटेलिजेंट गैस कह सकते हैं कि अगर हम किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ H2O2 की रिएक्शन करवा रहे हैं और वो कंपाउंड खुद को रिड्यूस कर रहा है तो H2O2 मस्ट बी ऑक्सीडाइज, और जब भी ऑक्सीडाइज करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए H2O2 oxidized to O2, H2O2 is reduced to water, या फिर अगर बेसिक मीडियम है तो OH में भी जा सकता है, OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन में भी जा सकता है। नहीं तो पिछली क्लास में नहीं लगाई। तो H2O2 is reduced to either hydroxide ion, reduced to water or oxidized to O2। इस रिएक्शन में क्योंकि MnO4 हमने यूज किया है तो MnO4 खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस, तो H2O2 मस्ट बी ऑक्सीडाइज। तो एक इस तरह से गैस कर सकते थे। यहां तक समझ में आया सबको, रिएक्शंस में कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस। फिर हम करते हैं हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। उससे पहले एक और रिएक्शन बताती हूँ तुम्हें। जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन यूज हो रही है, एलिमेंट यूज हो रहा है, हाँ बोलो। हाइड्रोजन की तो चेंज ही नहीं हो रही, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एवरीवेयर इट इज +1 है, हर जगह +1 है, तो हाइड्रोजन तो स्पेक्टेटर हुआ, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंबस्शन रिएक्शन के लिए सुनिए। इन कंबस्शन रिएक्शन ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो इसका मतलब सारी कंबस्शन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑल कंबस्शन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर, जिसमें जो ऑक्सीजन है वो हमेशा क्या हो रही है, रिड्यूस। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। In all combustion reaction,
ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड. ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में 0 है और प्रोडक्ट साइड में वो माइनस स्टेट में आ रही है. तो हम कोई भी कंबस्शन रिएक्शन ले लेते हैं, एनी, जैसे इथेन ले लेते हैं, C2H6. प्रोडक्ट तुम सबको पता है, कंबस्शन रिएक्शन के प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं? CO2 एंड वाटर. और एक चीज तुम्हें बताई थी मैंने, कंबस्शन रिएक्शन को हम हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लेते हैं, हमेशा से ऐसे ही करते हैं. तो ये 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कर दो, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या कर दो 3. लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो. कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में? 7 है, तो इधर क्या आ जाएगा 7/2. ये पता चल गया. अब इथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ -3. 2 कार्बन है, 2x, 6 हाइड्रोजन है, टोटल इज 0. 2x will be -6, x is -3. CO2 में कार्बन की क्या होगी? कार्बन की सपोज x, 2 ऑक्सीजन है, -4, 0, x will be +4. नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन की स्टेट क्या ली जाती है? +1. आगे तो इस रिएक्शन में तुम देखो कार्बन -3 से +4 में क्या हो रहा है? और ऑक्सीजन प्रोडक्ट में एवरीवेयर ऑक्सीजन इज इन -2 स्टेट, तो ऑक्सीजन 0 से -2 में क्या हो रहा है? रिडक्शन. सो कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन हमेशा रिड्यूस होती है. ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो दूसरा जो कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज होगा. किसकी? एक सेकंड बता दो. ये लिख ली सबने यहां तक? ये जो पिछला केस था MnO4 -1 था, मैंगनीज X, 1 ऑक्सीजन की -2, 4 ऑक्सीजन की, टोटल इज -1 क्योंकि चार्ज ऑन इट -1 है, तो X क्या आया? आगे तो इधर देखिए कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जितने ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन इसको लूज करने होंगे, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है? एटम बैलेंस होने के साथ साथ एक और चीज बैलेंस होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन. तो कंबस्शन रिएक्शन में हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हम हिट एंड ट्रायल से रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन का जो नंबर है वो देख के हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे. अब ये लिखिए सब यहाँ तक. तो एक चीज बताएं, कितने ऑक्सीजन एटम है रिएक्टेंट साइड में? 7 ऑक्सीजन एटम है और इन 7 एटम में एवरी एटम चेंजेस इनटू -2 स्टेट. That means every atom will gain 2 electron. तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए? So number of electron gained by oxygen is 14. So number of electron lost by C2H6 will be 14. Number of electron lost by this ethane will be 14. बट हाइड्रोजन तो स्पेक्टेटर है, यहाँ इधर भी हाइड्रोजन +1 है, यहाँ भी +1 है,
इसका मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है? कार्बन। तो अगर हमसे पूछा जाए विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज, तो हमारा आंसर होगा कार्बन। और कार्बन ने टोटल, इन दोनों कार्बन ने टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 14 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कार्बन। पहले मुझे बताओ ये पॉइंट किसको समझ में नहीं आ रहा? इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ये पता चल गया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 14, ये भी पता चल गया। तो ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसके साथ वाला कंपाउंड मस्ट बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अगर ऑक्सीजन ने 14 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उस कंपाउंड ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? 14। और क्योंकि हाइड्रोजन तो स्पेक्टेटर है, इसका मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट बाय कार्बन। 2 कार्बन है, दोनों ने मिला के 14 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तुम चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट में दोनों कार्बन मिला के +8 है। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट CO2 में +4 होती है, तो ये दोनों के दोनों कार्बन +8 स्टेट में जा रहे हैं। हो जाएगा। इतना हमें पता है कि ये 2 कार्बन इन द प्रोडक्ट चेंजेस इनटू CO2, यही है। और रिएक्टेंट साइड के दोनों कार्बन मिलाकर कितनी स्टेट में है? 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है? +6, तो दोनों कार्बन पर चार्ज क्या होगा? -6। सो 2 कार्बन आर प्रेजेंट इन -6 स्टेट। CO2 में एवरी कार्बन इज प्रेजेंट इन +4 स्टेट, तो 2 कार्बन के स्टेट में हुए। अब तुम देखो कार्बन -6 से +8 में जाने के लिए क्या करेगा? -6 से 0 आने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसने? 6। उसके बाद 0 से आगे जाना है उसको 8 में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है? 14। -6 से +8 का मतलब लॉस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट समझ में आया? टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 6 पहले लूज करके 0 जाएगा, फिर 8 और लूज करेगा, तब जाके +6 स्टेट में दोनों कार्बन आए। तो कंफर्म हो गया ना दैट इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन। तो याद रखिए कंबशन रिएक्शन में ये सब कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल से रिएक्शन को बैलेंस करो, जितने ऑक्सीजन एटम आए उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन निकाल दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। तो अगर हमसे पूछा जाए इथेन ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इस रिएक्शन में, तो हमारा आंसर क्या होगा? 14। तो हमने कुछ इक्विवेलेंट मास किया था मोल कॉन्सेप्ट में। इक्विवेलेंट मास इज मॉलिक्यूलर मास बाय इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो। तुमने तब किया था एसिडिटी बेसिसिटी, याद है? अब यहाँ तो एसिडिटी बेसिसिटी है नहीं, रिडॉक्स रिएक्शन में तो हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मॉलिक्यूल। तो इथेन का एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 30। और इसका जो एक्स फैक्टर जिसको हम कहते थे इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, क्या हुआ? 14। तो ये देखिए इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका। रिडॉक्स रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है वो नंबर हमें पता चल गया। कंबशन में ये निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि कंबशन को हम हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर देखते हैं, जितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं इंटू 2 करते हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किए। इसका मतलब उसके साथ वाले कंपाउंड ने उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज। वो उस कंपाउंड का क्या हो गया? एक्स फैक्टर। और इस तरह से हमने उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लिया। तो मैं मोल कॉन्सेप्ट में ये पार्ट छुड़वाया था ना मैंने, क्योंकि रिडॉक्स के बाद ही पता चलता है। मुझे बताओ ये बैलेंसिंग ऑफ कंबशन रिएक्शन समझ में आई? और इक्विवेलेंट मास निकालना भी। अब जरा लिखें कंबशन रिएक्शन इथाइन की। लिखना जरा कंबशन रिएक्शन ऑफ इथाइन। क्या फॉर्मूला है इथाइन का? C2H2। इथाइन है C2H2। मैं रिडॉक्स के बाद ना तुम्हें IUPAC नेमिंग करवाऊंगी, उसके बाद हम करेंगे इक्विलिब्रियम वगैरह, ताकि तुम्हें कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वगैरह पता चल जाए। इसमें काफी काम आते हैं इक्विलिब्रियम में भी। हाँ जी, ये लिख लिया ना सबने? चलिए इथाइन का कंबशन रिएक्शन, ये इथाइन है, +O2
CO2 एंड वाटर, बैलेंसिंग बहुत इजी, 2 कार्बन है, 2 CO2, 2 हाइड्रोजन है, 1 वाटर। ऑक्सीजन कितने आ गए? 5/2। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कितने हुए? 10। इलेक्ट्रॉन गेन विल बी 10। तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इथाइन, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ इथाइन? इसका फॉर्मूला मास 26 है बाय 10, तो इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? 2.6। Electron gain, just first find out number of oxygen atoms in the reactant side. 5/2 O2. 5/2 O2 is how many O? 5. And every oxygen will gain 2 electron, क्योंकि ऑक्सीजन 0 से -2 स्टेट में जा रहा है। इसमें भी -2 है, CO2 में भी -2 है। That means every oxygen will gain 2 electron. तो 5 oxygen will gain 2 electron. तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन कितने हो गए? 10। तो उसके साथ वाला कंपाउंड कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जरा कंबस्शन रिएक्शन एसिटिक एसिड का लिखो, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? एनीवन? क्लियर? लिखो जरा इथेनोइक एसिड की कंबस्शन। लॉस्ट बाय इथाइन। अगर एक कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दूसरा कंपाउंड लूज करेगा, और जितना एक ने लूज किया दूसरे को उतना ही गेन करना है। तो हमें ऑक्सीजन ने गेन किया वो पता चल गया, दैट मींस द अदर वन मस्ट बी लूजिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि रिडॉक्स की एक स्पेशलिटी है। सो इट इज इथेनोइक एसिड। लिखो जरा कंबस्शन रिएक्शन। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? इधर भी तो 2 है। कितनी ऑक्सीजन हुई? इथेनोइक एसिड के अंदर अपनी भी तो 2 ऑक्सीजन है जो -2 में है, वो थोड़ी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो पहले से -2 है। तो यहाँ O2 कितने हुए? 2 O2, बैलेंस है ना रिएक्शन। अब कितने ऑक्सीजन एटम है? एक मिनट, जो O2 में है न्यूट्रल 0 स्टेट में कितने ऑक्सीजन एटम है? 4। एक मिनट, क्या ये 2 ऑक्सीजन रिडॉक्स का में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कंपाउंड में ऑक्सीजन की स्टेट होती है -2, वो इधर भी -2 है। इसका मतलब इस रिडॉक्स में 2 ऑक्सीजन जो इथेनोइक एसिड के थे वो तो कंबशन का पार्ट ही नहीं है, वो रिडॉक्स का पार्ट ही नहीं है। रिडॉक्स में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? O2, एलिमेंटल ऑक्सीजन, जो 4 ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके प्रोडक्ट में जा रहे हैं। तो 4 एटम विल गेन कितने इलेक्ट्रॉन? विल गेन 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दिस इथेनोइक एसिड मस्ट बी लूजिंग कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विल बी 8। तो इक्विवेलेंट मास इथेनोइक एसिड का क्या हुआ? इसका एटॉमिक मास 60/8, फॉर्मूला मास 60/8। तो एक्स फैक्टर इथेनोइक एसिड का रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ और ही हो गया। तुम्हें याद होगा हमने एसिड बेस रिएक्शन में बेसिसिटी क्या की थी एसिडिक एसिड की? नंबर ऑफ H+ आयन लॉस्ट बाय इथेनोइक एसिड, और इसकी बेसिसिटी 1 थी। भूल गए बोल कॉन्सेप्ट? जब इथेनोइक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो एक ही H+ आयन न्यूट्रलाइज करेगा ना, इतना तो पता है। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होता तो इसका एक्स फैक्टर क्या लेते हैं हम? 1। बट अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक्स फैक्टर इसका रिएक्शन के हिसाब से होगा। जैसे इस रिएक्शन में इसका एक्स फैक्टर क्या बना? 8। एक्स फैक्टर तो पता है ना, इक्विवेलेंट मास विल बी मॉलिक्यूलर मास बाय 8। तो
हर कंपाउंड का इक्विवेलेंट मास उसकी टाइप ऑफ रिएक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे कि इस रिएक्शन में इथेनोइक एसिड का चेंज हो गया। समझ में आइए। और बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल भी चल रहा है, बट हर रिएक्शन में हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। हमें पूरा चेक करना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए और कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तभी हम रिएक्शन को बैलेंस मानेंगे। तो एक कुछ रूल्स है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग करें तो हम इजीली रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। एवरीवेयर वी कांट यूज हिट एंड ट्रायल मेथड, बट कहाँ यूज कर सकते हैं हम? कंबशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट आज हम करते हैं हाउ टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कई मेथड हैं, बट सबसे सिंपल मेथड ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आए, हमें कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट मेथड है, वो बाद में बताऊंगी। लेकिन जब स्कूल एग्जाम में लिखना हो तो वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ता है, तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। स्टेप 1, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का, assign oxidation number of all the element in the given reaction. Assign oxidation number of all the elements in given redox reaction. जैसे कि ये एक रिएक्शन है, अब हमें सारे एलिमेंट की पर एटम जो मैं बता रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जरा। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की क्या थी? सबको कैलकुलेट करनी है। 2 क्रोमियम, 2x, 7 ऑक्सीजन, 7 into 2, total charge -2, 2x is +12, तो x will be +6। तो रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम की स्टेट कितनी हुई? +6। ऑक्सीजन देख के ही पता चल रहा है स्पेक्टेटर है। SO3 में सल्फर की निकालें। सल्फर x, 3 ऑक्सीजन, -6, टोटल इज -2। हाँ जी, इधर पीछे लास्ट रो निकाल भी रहे हो, बातें कर, सभी को कैलकुलेट करनी है। तो बताएं x क्या आया? हाँ जी, इधर बताएं किसका ये नहीं आ रहा +4, क्योंकि अगर ये स्टेप ही नहीं आया तो आगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इधर सबको पता चल गया यहाँ तक। अब प्रोडक्ट साइड पे आते हैं। क्रोमियम +3, किसी भी आयन पर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। अब सल्फेट में सल्फर की निकालें, यही आ रही है, +6। तो अब आइडेंटिफाई करें विच इज ऑक्सीडाइज विच इज रिड्यूस। क्रोमियम का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो स्टेप 2 यही है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, या आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए। बताओ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? Cr2O7, और रिड्यूसिंग एजेंट SO3।
हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट? नहीं मैम। स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या कहता है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? इधर लिखिए। सेकेंड स्टेप है कि इस रिएक्शन में बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड। कौन सा एटम बैलेंस नहीं है इसमें? क्रोमियम। तो हमें क्रोमियम का नंबर बैलेंस करना होगा और उसके लिए प्रोडक्ट साइड में हम यहाँ क्या लगा देंगे? सेकेंड स्टेप, ये तो सबने लिख लिया ना? स्टेप 2, बैलेंस number of atoms on both sides. So Cr2O7 plus SO3 giving 2 Cr plus 3. अच्छा, एक और चीज है यहाँ, बैलेंस नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट विच इज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स of that element which is oxidized or reduced. हमने ऑक्सीजन थोड़ी बैलेंस किया है। जो स्पेक्टेटर है उसको छोड़ देते हैं, उसको अभी कुछ नहीं करना है। तो अब हमें उस एटम का नंबर बैलेंस करना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई। अगला स्टेप हमें फाइंड करना है टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड स्टेप में फाइंड टोटल इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। If increase and decrease is not equal, तो हम उसको बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद द एप्रोप्रिएट नंबर। जैसे कि यहां देखें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इफ नॉट इक्वल बैलेंस इट। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखें, डाइक्रोमेट में दोनों क्रोमियम की टोटल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब हमें दोनों एटम देखना है। +12। यहां दोनों क्रोमियम मिला के कितने? +6। एक मिनट, सेकेंड स्टेप लिख लिया ना सबने? सेकेंड स्टेप लिख लिया ना ये वाला? तो हमने क्या किया, दोनों क्रोमियम +12 से +6 में जा रहे थे, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है? बाय 6। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। कितने से डिक्रीज हो रही है? 6 से। तो इट मस्ट बी गेनिंग विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन। Oxidation number decreases by 6, that means it will gain 6 electron. अब SO3 में क्या थी सल्फर की स्टेट? +4 और इधर सल्फेट में थी +6। तो +4 से +6 इंक्रीज बाय 2, increase in oxidation number by 2। तो इसका बातें नहीं दोनों। और अगर इंक्रीज बाय 2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट 2। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए?
हमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन को बराबर करना है, डिक्रीज और इंक्रीज को बराबर करना है, तो हम इस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। हमने देखा सल्फेट में जब ये सल्फर चेंज हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुई 2 से, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज 2। अगर हमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन को बराबर करना है, इसका मतलब दिस इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाई 3 बाय 3 का मतलब कि हमें 3 सल्फाइड आयन लेने पड़ेंगे, तब जाकर ये रिएक्शन बैलेंस होगी इलेक्ट्रॉनिकली। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, समझ में आया? फर्स्ट फाइंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस इट। तुमने देखा डाइक्रोमेट +12 से +6 में जा रहा था, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही थी किससे? 6 से। और सल्फर +4 से +6 में जा रहा था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही थी 2 से। अब हमें इस इंक्रीज को भी 6 करना है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी बैलेंस्ड, तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। कहने का मतलब अगर 3 सल्फाइड आयन पार्टिसिपेट करते तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बराबर हो जाते। ये स्टेप समझ में आया? सल्फाइड +4 to +6, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसको तो 6 लेने हैं, तो तुम कितने सल्फाइड आयन लोगे कि टोटल 6 हो जाए? एक सल्फाइड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 3 सल्फाइड 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन। तो हमने क्या किया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 2, इसको भी 6 तक करना है, तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 3 से, सो दैट इंक्रीज भी 6 से हो जाए और डिक्रीज भी 6 नंबर से हो जाए। यहां तक समझ में आया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, सो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। इलेक्ट्रॉनिकली ये रिएक्शन बैलेंस होगी, पर अभी एटम, ऑक्सीजन के एटम तो बैलेंस नहीं है। तो अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप डिपेंड करता है मीडियम पर, तो वो मीडियम क्वेश्चन में दिया होगा। तो जैसे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, वहां लिखा होगा दिस रिएक्शन इज इन एसिडिक मीडियम। यहां तक लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। जब हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे इस क्वेश्चन में 2 रिएक्शंस हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू रिडक्शन रिएक्शन की डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब हम कह रहे हैं मल्टीप्लाई 3, मतलब उस पूरी इक्वेशन को, रिडक्शन इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 3 से। समझ आई? तो अगला था, नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस चार्ज on both sides. Balance charge on both sides by adding H plus ion if medium is acidic and OH ion if medium is basic. अगर ये न्यूट्रल मीडियम होता तो स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती। बैलेंस चार्ज ऑन बोथ साइड बाय एडिंग H plus ion if medium is acidic, OH ion if medium is basic. अब how to add H plus ion and OH ion, किस साइड में H plus ion या OH ion ऐड करेंगे? हाँ बोलो, क्या पूछना है? आपस में बात नहीं करोगे? कुछ पूछना है? तो बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। हाँ जी, चलिए अगला स्टेप था, यहां तक लिख लिया ना सबने? ये स्टेप ध्यान से देखिए।
रिएक्शन है हमारी Cr2O7 प्लस 3SO3 माइनस 2 3SO4 एंड 2Cr प्लस 3। अब जरा दोनों तरफ चार्ज देखो, जो भी चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है -2, इस पर कितना चार्ज है, पर 3 है ना ये, तो चार्ज कितना हुआ, ये -6 और ये -2, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया। दूसरी तरफ देखते हैं, एक सल्फेट पे -2, तो 3 सल्फेट पे, 2 क्रोमियम पे, तो नेट चार्ज क्या है 0। अब तुम्हें दोनों तरफ चार्ज बराबर करना है। हमारे पास मीडियम एसिडिक है, तो H+ आयन किधर ऐड करें कि 0 हो जाए, रिएक्टेंट साइड में। एक सेकेंड, रिएक्टेंट साइड में -8 चार्ज है, प्रोडक्ट साइड में 0 चार्ज है, तो तुम्हें -8 को भी 0 करना है। इसके लिए हम यहाँ कितने हाइड्रोजन आयन ऐड करें कि 0 हो जाए, 8H+ आयन। So H+ ion will be added on that side which have more negative charge. H+ ion will be added on that side which have more negative charge. अब अगर हम चेक करें तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो गया 0। सोचो अगर ये मीडियम बेसिक होता तो प्रोडक्ट साइड में इधर -8 है ना, तो हमें इधर भी -8 करना होता, तब हम प्रोडक्ट साइड में क्या ऐड कर देते 8OH आयन। एक सेकेंड, समझ में आ रहा है, जिधर नेगेटिव चार्ज कम हो उधर OH आयन लगा दो। अगर मीडियम एसिडिक है तो जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां H+ आयन लगा दो। हाँ मेंशन होगा, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां H+ आयन लगा दो, जहां नेगेटिव चार्ज कम है वहां OH आयन, मीडियम के अकॉर्डिंग। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, समझ में आई। लास्ट में हिट एंड ट्रायल लगा के हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, क्योंकि जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन है एक्वस मीडियम में होती है। अब बताओ इधर कितने हाइड्रोजन ज्यादा है 8, तो प्रोडक्ट साइड में कितने वाटर ऐड करेंगे 4। एक मिनट, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, सब लिख लिया सबने इधर। तो अब हम करते हैं बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है, तो हमने इस इक्वेशन में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऐड कर दिए 4 वाटर। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है, देख लो बैलेंस है, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। हाँ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जहां ज्यादा करना है वहां OH आयन लगा दो। ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और इसी तरह से स्टेप्स में लिखना पड़ेगा। अगर ये अपने स्कूल एग्जाम में तुम्हारा सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है बैलेंस दिस रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, तो ऐसे करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में हमें सिर्फ ये निकालना हो व्हाट आर द कोफिशिएंट, ऐसे भी आता है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा H+ आयन के कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट क्या है, या किस मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, किस मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं 1:3, कि अगर ये 1 मोल है तो इसके लिए इसके कितने मोल यूज हो रहे हैं 3 मोल्स। और हिट एंड ट्रायल से तो हम ये कर ही नहीं सकते थे, तो रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हमें ये टेक्निक पता होनी चाहिए। पर मान लो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आया, आधा टाइम तुम बैलेंसिंग में लगा दोगे, तो क्वेश्चन करने में तो फिर कितना ही टाइम लगेगा, तो टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टकट मेथड क्या है बैलेंस करने का, देखिए हम यहाँ ले रहे हैं MnO4 प्लस Fe+2 Fe+3 एंड Mn+2, मीडियम एसिडिक। अब इसको बैलेंस करना है, तो बेटर है हम इनका एक्स फैक्टर निकाल लें। MnO4 में मैंगनीज +7 है,
और इधर मैंगनीज +2 है। बताइए इसका एक्स फैक्टर क्या है? एक्स फैक्टर का मतलब क्या है कि मैंगनीज ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, +7 से +2 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 5। तो एक्स फैक्टर 5। एक्स फैक्टर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो यहाँ MnO4 ने इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन। एक सेकेंड, यहां तक समझ में आया? मैंगनीज MnO4 में +7 स्टेट में था, प्रोडक्ट में +2 स्टेट में है, मतलब मैंगनीज +7 से +2 में जाने के लिए इट विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फॉर्मूले ने जितने गेन किए वो उसका एक्स फैक्टर। आयरन पे आते हैं, Fe +2 स्टेट में, +2 से किस में जा रहा है? +3 में, तो इसका एक्स क्या हुआ? 1। आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज। और बैलेंस करते समय एक्स फैक्टर क्रॉस होते हैं। अगर हम ये Mn पे 1 लगा दें और Fe पे 5 कर दें, तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि MnO4 ने 5 इलेक्ट्रॉन अगर गेन किए तो 5 आयरन ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। एक आयरन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 5 आयरन 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना। तो बेसिकली हम दोनों के एक्स को क्रॉस कर देते हैं और ये बैलेंसिंग होगी। अब प्रोडक्ट साइड में तो हिट एंड टाइल लगा दो, 5 आयरन है तो इधर भी 5 हो जाएंगे। मैंगनीज 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस कर लो। इधर चार्ज क्या है? -1। इधर चार्ज कितना है? +10। तो नेट क्या हुआ? +9। दूसरी तरफ देखो, +15 +2, कितना पॉजिटिव चार्ज हुआ? कितना कम है रिएक्टेंट साइड में? 8। तो यहाँ क्या ऐड कर देंगे? 8H+ आयन। तो ये चार्ज क्रॉस करके क्वेश्चन इजी हो गया ना। हाँ, तो हमने मैंगनीज पर -1 चार्ज था, है ना, 5 Fe +2, तो +10 चार्ज हुआ। एक आयरन +2 है, 5 पे 10 हुआ, -1 और +10 क्या हुआ? +9। तो रिएक्टेंट साइड में +9 चार्ज है। प्रोडक्ट पे देखो, 5 + 3 तो 15 हो गया। Mn +2 है, 15 + 2 17। तो इधर 17 है, इधर +9 है। जिधर पॉजिटिव चार्ज कम है वहां हाइड्रोजन लगा दो, क्योंकि हमें इधर भी 17 बनाना है। तो हमने यहाँ क्या ऐड कर दिया? 8H+ आयन। अब 8 पॉजिटिव चार्ज और आ गया। तो यहाँ इंटेलिजेंट जो क्या कहते हैं गैस है कि हम दोनों तरफ का चार्ज बैलेंस करना है। जिधर पॉजिटिव चार्ज कम है वहां H+ आयन लगा दो, जहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां H+ आयन लगा दो, ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। हो गया ही। तो हमने क्या किया? ऐड कर दिए 8H+ आयन। अब लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना है? वाटर। 8 हाइड्रोजन है तो 4H2O। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस है, ऑक्सीजन अपने आप लास्ट में बैलेंस हो जाती है। तो इसमें कम टाइम लगा ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये मेथड है। और तुम्हारे पास मोलर रेशियो आ गया। हम क्या कहेंगे? 1 मोल MnO4 will oxidize 5 ferrous। तो 10 मोल कितने करेंगे? जो भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं फिर कर सकते हैं। एक और रिएक्शन बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम। इस बार तुम मुझे बैलेंस करके बताओगे, जो भी तरीका लगाना है तुम्हें। ये लिखिए सबने। तो अगला है हमारा क्वेश्चन, MnO4 plus sulfide ion giving sulfur Mn+2 medium acidic। बैलेंस कीजिए।
हाँ जी करो स्टार्ट। मैंगनीज की स्टेट निकालो, सल्फर की स्टेट निकालो। ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसकी चेंज नहीं हुई। हाँ जी इधर बातें नहीं, जल्दी करें। जो रूल बताया समझ में आ गए ना, तो बस अप्लाई करो जल्दी। किसी स्टेप में कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही पड़ेगा ना सबका। ये -7 सॉरी +7 -2 0 एंड +2। हाँ हर्षिता बिल्कुल ठीक है। हाँ तो ये +7 -2। अब चार्ट इसका एक्स फैक्टर क्या है 5 और सल्फर का 2 क्रॉस, तो ये हो गया 2 MnO4 +5 सल्फाइड आयन, तो यहाँ 5 सल्फर 2 Mn+2। ठीक है, अब चार्ज MnO4 पर -2, सल्फर पर -10 -12, इस तरफ +4, तो हमें दूसरी तरफ भी +4 करना है। तो 12 + 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 16 H+ आयन हमने ऐड की, ताकि 16 पॉजिटिव चार्ज आ जाए और ये दोनों तरफ +4 हो जाए। और यस 16 हाइड्रोजन है तो अदर साइड 8 H2O, तो हो गया ना, यही किया था सबने। हाँ जी इधर, हाँ 16 इस तरह से आई, ये -12 है, ये -12 है और इधर +4 है, तो हम यहाँ पर 12 ऐड करेंगे हाइड्रोजन, तब तो 0 हो जाएगा। फिर 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब जाके दोनों तरफ +4 होगा ना। तो टोटल कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़े हमें 16 ऐड करने पड़े ना, तब जाकर दोनों तरफ चार्ज बराबर हुआ। अगर ये 3 कंपोनेंट हो नीरव, तब हमें दूसरा मेथड यूज करना पड़ता है, जो अभी बताऊंगी मैं, हाफ रिएक्शन मेथड। अभी 2 के लिए तो कर लें। हाँ जी यहाँ तक समझ में आया। अब अगर मीडियम बेसिक होता तो क्या करते, एक एग्जांपल बेसिक का भी करते हैं। इन बेसिक मीडियम लास्ट वाला स्टेप चेंज होगा ना, जहाँ H+ आयन थे वहां अब क्या करने हैं OH आयन ऐड कर। तो क्वेश्चन है हमारा MnO4 + I नेगेटिव IO3 नेगेटिव MnO2 मीडियम बेसिक। ट्राई करें एक बार। एक्स फैक्टर निकालो दोनों का। अब बताओ जरा MnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही है, पहली चीज वही है, वो तो निकालनी ही पड़ेगी। क्या है MnO4 का एक्स फैक्टर 3 और आयोडीन का 6। ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया, एक्स फैक्टर किसको नहीं पता चला। -1 + 5 में जाने के लिए क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना,
एक लूज करके 0 आएगा, +5 और लूज करेगा तब जाके +5 स्टेट तक पहुंचेगा ना। और ये 7 4 में जाने के लिए क्या करेगा, विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ MnO4 ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए और आयोडाइड आयन ने 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए। जब हम इसको क्रॉस करेंगे 6:3, तो इसको क्या लिख सकते थे हम, अगर ये 3 है, ये 6 है और वो 3 है, तो 1:2 नहीं हो गया, मतलब 6 MnO4 + 3 आयोडाइड आयन। तो उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना, मतलब इंस्टेड कि हम इसको ऐसे लिखें, हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 2 MnO4 + I नेगेटिव I, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट रेशियो लिखना होता है रिएक्शन में। पहले तो बताएं, ये समझ में आया? जब हम चार्ज क्रॉस करते हैं और अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो इट इज बेटर टू सिंप्लीफाई। यहां तक कोई डाउट? ये MnO4 में मैंगनीज +7 स्टेट में और MnO2 में +4 स्टेट में। +7 से +4 का मतलब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तभी पॉजिटिव चार्ज कम हुआ। आयोडीन -1 से +5 में जा रहा है, अब -1 +5 में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक्स फैक्टर हो गया। एक फॉर्मूला, एक आयन जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वो उसका एक्स फैक्टर है। मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया? अब हमारा अगला स्टेप है चार्ज कैसे बैलेंस होगा। लिख देते हैं यहाँ रिएक्शन, 2 MnO4 + I नेगेटिव O3 नेगेटिव 2 MnO2। सबसे पहले तो कैलकुलेट करें हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन बोथ साइड। इधर है -3 और इधर है, इधर कम है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट में तो -3 है, प्रोडक्ट में -1 है। नेगेटिव चार्ज कहाँ कम है, प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें -3 रखना है, तो हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, यस, जिधर नेगेटिव चार्ज कम है वहां OH आयन ऐड करने ना। समझ में आया पॉइंट? क्योंकि अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज ही है ऐड करने के लिए बेसिक मीडियम में, तो जहां नेगेटिव चार्ज कम है वहां OH आयन ऐड कर दो। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट साइड में OH आयन ऐड कर दिया। ये स्टेप में किसी को डाउट? हाँ, H2 ऑन द अदर साइड। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर। अब देखो जरा कितने वाटर ऐड करेंगे अदर साइड, 1 वाटर, 1 वाटर विल बी एडेड। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। ऑक्सीजन अपने आप हो जाती है बैलेंस लास्ट में। तो बेसिक मीडियम में भी रूल वही चला। समझ में आया यहाँ तक? एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे की जाती है, शॉर्टकट मेथड भी पता चल गया। दूसरे में स्टेप वाइज सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। हो गया? एक और कर लें, जिंक प्लस नाइट्रेट आयन, बेसिक मीडियम ZnO2 - 2 and ammonium ion। बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें सबका। बताओ नाइट्रेट में नाइट्रोजन की क्या है, कैलकुलेट करो, सबको करना है कैलकुलेट। चेक करो जरा क्या आती है। हाँ आर्यन, नाइट्रेट में नाइट्रोजन की स्टेट क्या है, कैलकुलेट करना है ना, बोला है सबको कैलकुलेट करो।
कितनी आई? +5। ऑक्सीजन तो मैं देखते ही पता चल रहा है स्पेक्टेटर है। ZnO2 -2 में जिंक की क्या है? जिंक X, 2 ऑक्सीजन है, -4, टोटल इज -2, तो X क्या हुआ? +2, तो जिंक +2 है। अब अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की निकालें। तो पहला काम हमने ये कर लिया। तो अब मुझे बताएं जिंक का एक्स फैक्टर क्या है? जिंक 0 से +2 में जा रहा है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक का एक्स फैक्टर क्या हो गया? 2। ये पता चला। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। अब नाइट्रेट आयन +5 से -3 में जा रहा है, इसने 8 इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन। प्लस से माइनस में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। पॉइंट पता चला। +5 -3 में जाने के लिए क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज लेगा, रिड्यूस होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये? 8 क्रॉस, और 1:4 हो गया। मतलब इधर 8 इधर 4, तो नेट क्या हुआ? 4 जिंक, 1 नाइट्रेट, ZnO2 -2 ये भी 4, और 1 अमोनियम। ठीक है, जिंक का जो नंबर है वही ZnO2 का हो जाएगा। नाउ बैलेंस चार्ज, इधर कितना चार्ज है? -1, और इधर कितना चार्ज है? -8, और इधर +1 भी तो है। तो प्रोडक्ट साइड में -7 है, और हमारा मीडियम क्या है? बेसिक। तो हमें -7 रिएक्टेंट में भी बनाना है। तो रिएक्टेंट में भी -1 है ऑलरेडी, इसको -7 तक बनाना है, तो इसमें 6 OH आयन ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएंगे? क्यों? अमोनियम में भी तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है ना। तो 6 OH है, 4 यहाँ पर है, 2 कम है, तो प्रोडक्ट में कितना वाटर आ जाएगा? 1 वाटर। हमें और जगह भी नजर मारनी है ना कि कहीं और जगह भी हाइड्रोजन है क्या। तो अमोनियम आयन में हाइड्रोजन थे ना, 4 हाइड्रोजन वहां थे, तो 2 और कम है। जितने कम है उतने वाटर ऐड कर दो, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस है। मुझे बताओ ये मेथड समझ में आया या नहीं? इजी है ना? एक्स फैक्टर निकालो, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर ये देखो। हाँ बोलो, क्या आया? क्योंकि यहाँ 4 आया, ये X 8 और 2 था ना, ये 8 और ये 2 है, कैंसिल होने के बाद 4:1 आया। तो जिंक इधर 4 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी जिंक 4 होंगे ना। आ गया? सो क्लियर। बट अगर मान लो किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हो, अभी तो 2 ही ले रहे थे ना, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। हाँ नीरव, 3 वाटर कहां से लिखा तुमने? नीरव इधर देखें, ये हाइड्रोजन भी है ना, 4 हाइड्रोजन अमोनियम में भी है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ के तभी 6 पूरे होंगे ना। अमोनियम को भूलना थोड़ी है हमने। ठीक है, तो अगला मेथड आता है हाफ रिएक्शन मेथड। कहीं भी लगा सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है, पर हाँ ये यूजफुल होता है उस केस में जहां एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हो, मतलब 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो, इस तरह से हो, तो हमें ये रिएक्शन काम आता है। पर अभी मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिखवा रही हूँ। इसमें हम रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में डिवाइड करके फिर बैलेंस करते हैं। शॉर्टकट मेथड में तो तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी लगा दो, बट अगर स्पेसिफाई किया हो हाफ रिएक्शन मेथड तो फिर ऐसे ही चलेगा। आयरन डाइक्रोमेट, क्रोमियम +3 एंड Fe+3, इसको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है। स्टेप्स क्या होंगे? पहला स्टेप वही ऑक्सीडेशन नंबर निकालो,
फाइन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और असाइन करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को। +2 +6 +3 +3। तो बताइए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हुई? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये रिडक्शन। इसमें इस मेथड में हम क्या करते हैं, हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करते हैं। तो हम 2 हाफ रिएक्शन लिख देंगे। एक हाफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दूसरी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है Fe+2 से Fe+3 और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है डाइक्रोमेट आयन से क्रोमियम+3 आयन। शॉर्टकट मेथड से तो तुम अब तक बैलेंस कर चुके होते, बट सब्जेक्टिव के लिए मैं बता रही हूँ तरीका। So separate the given equation into 2 half reactions, oxidation half reaction and reduction half reaction. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में गेन होगा। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 1। हमने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस बता दिया। समझ में आ गया? अब जरा रिडक्शन रिएक्शन में देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर बैलेंस करेंगे। डाइक्रोमेट आयन में 2 क्रोमियम है तो प्रोडक्ट में भी 2 क्रोमियम लगा दिया। अब यह बताएं कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ? डाइक्रोमेट के दोनों क्रोमियम +12 है, प्रोडक्ट साइड के दोनों क्रोमियम +6 हैं। पहले तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, 2 क्रोमियम है, उनकी टोटल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +12। प्रोडक्ट साइड में +6, तो +12 +6 में जाने के लिए क्या करेगा? गेन ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। तुमने गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अगला स्टेप हमारा है बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड इलेक्ट्रॉन गेन। हाउ टू बैलेंस? गेन हो रहा है 6 का, लॉस हो रहा है 1 का, तो 1 वाले को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 6 से। बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड गेन। मैं फिर से एक बार सारे स्टेप रिपीट कर रही हूँ। पहला स्टेप था ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, separate the given reaction into 2 half reaction, oxidation and reduction half reaction. In oxidation half reaction there is loss of electron, in reduction half reaction there is gain of electron. तो ये बैलेंस करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन ऐड और लूज कर दिए। उसके बाद और इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से पहले हमें नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ बैलेंस करना था। हम यहाँ फोकस कर रहे हैं सिर्फ उसी एलिमेंट को जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुई। तो उन एलिमेंट्स के जितने भी नंबर हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को हमने ऐड करके लिख दिया। 2 क्रोमियम थे, एक क्रोमियम की +6 थी, 2 क्रोमियम की +12 है, तो हमने दोनों क्रोमियम +12 से दोनों क्रोमियम मिला के +6 में जा रहे थे। और ऑब्वियसली ऐसा करने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 12 से 6 होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बैलेंस कर लिए। उसके बाद ऐड द 2 इक्वेशंस, ऐड 2 हाफ रिएक्शंस। ऐड करके देखो, ऐड 2 हाफ रिएक्शंस। मैं हाफ रिएक्शन सेपरेटली लिख देती हूँ। देखिए इधर Fe+2 गिविंग Fe+3 एंड 6 इलेक्ट्रॉन थे, और दूसरी रिएक्शन थी Cr2O7 2Cr+3 और इसमें गेन हुए थे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। जब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं
तो 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए और ये बन गया Fe+2। और ये स्टेप हमारा ऑटोमेटिकली आ जाता जब हम एक्स फैक्टर क्रॉस कर रहे थे। जब शुरू में एक्स फैक्टर क्रॉस करते थे ना तब भी यही आ जाती, पर यहाँ हमारा तरीका क्या था, पहले हाफ हाफ कर लो। पार्डन, जोर से बोलो। First reaction is oxidation reaction and there is loss of 6 electron. Second is reduction reaction. There is gain of 6 electron. सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन को ऑलरेडी पहले ही बैलेंस कर लिया था मल्टीप्लाई करके 6 से। द प्रीवियस रिएक्शन, इसमें हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था। ठीक है, जब हमने दोनों को ऐड किया तो एक प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट से कैंसिल ही हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन। लिख दो, नहीं भी लिखते तो भी ऐड द इक्वेशन तो सीधा ये भी लिख सकते हो। Iron is losing 1 electron. Chromium dichromate ion gains 6 electron. तो ये बैलेंस नहीं थी तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब now 6 ferrous changes into 6 ferric by losing 6 electron. The whole equation will be multiplied by 6. हो गया। अब at the end वही मेथड आ गया हमारा मीडियम पर, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयन, क्योंकि मीडियम एसिडिक था। तो देखो इधर चार्ज कितना है, +12 -2 मतलब +10, इधर +18 +6 कितना हो गया, +24, +10 है +24 है, मीडियम एसिडिक है। कहाँ ऐड करेंगे H प्लस आयन, ये +10 को +24 बनाना है तो रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 14। Add 14 H plus ion on reactant side। ये क्लियर हुआ। लास्ट का स्टेप तो फिर से वही आ गया, यहाँ 14 H plus ion, 6 Fe+2, Cr2O7, 6 Fe+3, 2 Cr+3। अब हिट एंड ड्राई से थोड़ी हो गया बैलेंस, 7 H2O। ये रिएक्शन बैलेंस है। लास्ट स्टेप वही पहले की तरह है। ये तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी, दोनों तरह से बैलेंस हो सकती थी, पिछला मेथड लेते या ये वाला लेते, दोनों से हो जाती। बट कई बार, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ मैं। चले आगे। लिख लिया सबने। अगला एग्जांपल ध्यान से देखिए जरा, और क्वेश्चन है हमारा MnO4। MnO4 फेरस एंड C2O4, ये है ऑक्सलेट आयन। तुम्हें पता है ऑक्सैलिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड है और ऑक्सलेट आयन इसको कहते हैं, लिखते इसको C2O4-2 है। तो ये फेरस भी है और ऑक्सलेट भी है, मतलब फेरस ऑक्सलेट इसमें आ रहा है, हमने अलग अलग करके लिख दिया। मीडियम एसिडिक है और प्रोडक्ट में Mn+2 है, फेरिक है एंड CO2 है। पहले तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन सी चीज ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रही है। अब 3 हो गए ना हमारे पास रिएक्टेंट साइड में, तो इसका पता कैसे चलेगा, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। प्लीज जरा जल्दी से करके बताओ, पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो।
एक मिनट करने दो सबको। मैंगनीज, आयरन, कार्बन तीनों की निकाले, आयरन और कार्बन दोनों साइड में। तुम दोनों बातें बंद करो और काम करो जो बताया मैंने। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पहले निकाल लें सब लोग, फिर पूछूंगी मैं। हाँ जी, क्या बना? मैंगनीज, फेरस, ऑक्सीलेट में कार्बन, C2O4 2 कार्बन 2x, ऑक्सीजन 4 है, हर एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, -8, टोटल इज -2, 2x विल बी +6, तो x विल बी +3, तो कार्बन की स्टेट +3। एक एक एटम की लिख रहे हैं हम। प्रोडक्ट साइड में मैंगनीज, आयरन, कार्बन, CO2 है ना। तो एक काम हमने कर लिया। अब बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? आयरन का भी और ऑक्सीलेट का भी। और रिडक्शन किसका हो रहा है? तो अब हम इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट दिस रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। हाँ, तो +7 से +2 में तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमें दो चीजें लिखनी पड़ेगी, एक फेरस से फेरिक और दूसरा इधर इधर ऑक्सीलेट से CO2। ये हुई। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इस मेथड का एडवांटेज यही है कि जितने मर्जी चाहे ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हो, सबको बैलेंस कर सकते हैं हम। MnO4 वो भी कर सकते थे, पर कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये मेथड ठीक है। हाँ, तो हो गया ये। अगला स्टेप हमारा क्या होगा? बैलेंस करो उस एटम को जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है। कहाँ बैलेंसिंग की जरूरत है? यहाँ पर। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1। अब ऑक्सीलेट, एक ये स्टेप जरा ध्यान से देखने वाला है। ऑक्सीलेट में 2 कार्बन है, एक कार्बन +3, दोनों कार्बन। CO2 में एक कार्बन +4, दोनों कार्बन +1। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द होल फॉर्मूला ये देखना है। C2O4 में 2 कार्बन है और दोनों ही कार्बन +3 से +4 में जा रहे हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों कार्बन +6 से +8 में जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इधर इधर सामने ये पता चल रहा है। ऑक्सीलेट आयन विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो गए? 3। अब इसको कंबाइन करके चाहो तो लिख दो, या Fe+2 C2O4 -2 2CO2 प्लस Fe+3। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन होगी इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। इस रिएक्शन में 2 ऐसी चीजें थी जो ऑक्सीडाइज हो रही थी, आयरन भी और ऑक्सीलेट भी। इन दोनों को कंबाइन करके हमने पहले चेक किया होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये नंबर क्या आया? 3। अब मैंगनीज की तरफ आते हैं। +7 से +2। वैसे अब याद ही कर लो कि MnO4 का एसिडिक मीडियम में एक्स फैक्टर होता ही 5 है। 7 से 2 कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। ये थी हमारी रिडक्शन रिएक्शन, ये थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बराबर नहीं है। हाउ टू बैलेंस इट? एक को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से और दोनों को ऐड कर दो। तो पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखो इक्वेशन। ये स्टेप समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। लिखिए। हाँ लिखो।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, कैसे बैलेंस करेंगे? अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 इलेक्ट्रॉन का गेन, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 इलेक्ट्रॉन का लॉस। अब जरा ऐड करके लिखो इनको। तो पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फेरस ऑक्सलेट एंड Fe+3 CO2, ये 3 इलेक्ट्रॉन था। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बन गई है? 5 Fe+2, 5 ऑक्सलेट, 5 Fe+3, 10 CO2, 15 इलेक्ट्रॉन। और MnO4 वाली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया था हमने? 3 से। 3 MnO4 एंड 3 Mn+2, और इलेक्ट्रॉन हो गए थे 15 इलेक्ट्रॉन का गेन। अब दोनों को ऐड करके लिखो। 5 Fe+2, 5 C2O4, 3 MnO4, 3 Mn+2, 5 फेरिक और 10 CO2। इलेक्ट्रॉन तो हो गए बैलेंस। अब चार्ज मीडियम एसिडिक है। अब ऐसी रिएक्शन का बेटर है ना कि हम हाफ इक्वेशन से ही करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये देखो +6, 3 Mn+2 है ना, तो +6 हो गया। 5 Fe+3 है, कितना हो गया? +15। टोटल कितने हो गए? +21। समझ में आ रहा है? इधर 5 फेरस कितने हो गए? +10, सॉरी +10, और ये -10, तो ये तो 0 हो गया। ये क्या है? तो इधर -3 है, इधर +21 है। कितने H+ आयन ऐड करेंगे? 24। एक मिनट, ये पॉइंट किसको नहीं समझ में आया? 24 वाला, ये -3 है, ये तो कैंसिल हो गया था ना दोनों। -3 है, ये +20, हमें दूसरी तरफ भी +21 करना है, तो पहले तो ये माइनस को कैंसिल करना पड़ेगा 3 हाइड्रोजन ऐड करके, और 21 और, तो हमारा इस साइड में क्या हुआ? 24 H+ आयन। अगर 24 H+ आयन है तो वाटर कितने हो गए? 12 H2। अब मैं कैंसिल कर रही हूँ, +12 H2, और ये ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस है। तो ये हाफ रिएक्शन मेथड समझ में आ गया? हाँ बताती हूँ। ये हाफ रिएक्शन मेथड क्लियर है? अब पेपर में अगर एक क्वेश्चन ऐसे आता, देखिए सबने, क्वेश्चन आता हमें पूरा कंपाउंड MnO4 लिखा होता है यहाँ, प्लस FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट एक साथ लिखा हुआ है, प्लस H2SO4 प्लस Fe2SO4 3 प्लस CO2 प्लस K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O। करो बैलेंस। अभी तक तो हमने आयनिक इक्वेशन किए थे ना, तो अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर तो सबका निकालना ही पड़ेगा, है ना? और उससे पता चल रहा है पोटेशियम स्पेक्टेटर है, सल्फेट स्पेक्टेटर है, दोनों तरफ सल्फेट आ रहे हैं। तो चेंज किसका हो रहा है? ये कंपाउंड फेरस ऑक्सलेट है, तुम्हें नाम दिया होगा। फेरस ऑक्सलेट में आयरन की स्टेट हमेशा क्या होती है? +2, और ऑक्सलेट में जैसे अभी मैंने निकाल के बताई, तो ये कितनी थी? कार्बन की +3 थी, कार्बन की +3 थी। 2 कार्बन है, मिला के कितनी हो गई?
तो ये चीज तो हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी कि इसका एक्स फैक्टर क्या है। फेरस चेंज हो रहा है फेरिक में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ऑक्जेलेट चेंज हो रहा है CO2 में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके। याद रखना ऑक्जेलेट का एक्स फैक्टर हमेशा 2 होता है और फेरस का एक्स फैक्टर हमेशा ही क्या होता है 1। तो इसका एक्स फैक्टर टोटल मिला के कितना हुआ 3। ये चीज हमें निकालनी पड़ेगी सेपरेटली। इस रिएक्शन में फेरस फेरिक में जा रहा है, ये हमें पता है, ऑक्जेलेट CO2 में जा रहा है, ये भी हमें पता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द होल मॉलिक्यूल इज 3। तो पूरे मॉलिक्यूल का एक्स फैक्टर क्या हो गया 3। और KMnO4 का एक्स फैक्टर क्या होता है 5, क्योंकि KMnO4 किस में जा रहा है Mn+2 में। अब एक्स फैक्टर क्रॉस कर दो और बाकी रिएक्शन को उसके हिसाब से बैलेंस कर दो। ये क्रॉस कर दिया तुमने। 3 KMnO4, 5 FeC2O4 प्लस H2SO4, Fe2SO4 3। अब ये 5 है तो यहाँ 5/2 लगाना पड़ेगा हमें, प्लस CO2 कितना हो गया 10 हो गया ना कार्बन, और K2SO4 यहाँ भी ये 3 है और ये 3/2 हो गया 3 MnSO4। तो इस रिएक्शन में फ्रैक्शन में 2 चीजें आ रही हैं। इट इज बेटर टू मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। इसका नहीं निकालना है, रिएक्टेंट का निकालना है। रिएक्टेंट में तो एक ही आयरन है ना। आयरन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, एक रुक जाए जरा 1 मिनट। Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, ये तो हमें पता है। ऑक्जेलेट CO2 में जा रहा है और अभी पीछे निकाला था हमने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा है, क्योंकि इसके दोनों कार्बन +6 से +8 में जा रहे थे। तो अगर हम दोनों को ऐड करके पूरा कंपाउंड लिखते तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय 1 फॉर्मूला कितना आता। तो फेरस ऑक्जेलेट का एक्स फैक्टर क्या हो गया 3। हाँ जी पता चला। तो अगर हम पिछली इक्वेशन लिखते तो हमें प्रोडक्ट साइड में कई जगह फ्रैक्शन में लिखना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, बताइए क्या बन जाती है। 6 KMnO4 10 Fe। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। H2SO4 अभी नहीं, बाद में। 5 Fe2SO4 3 10 नहीं 20 CO2 and 3 K2SO4 and 6 MnSO4। पहले तो इस तरह से लिख लो, अभी नहीं। 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इतने सारे सल्फेट हैं, इसको लास्ट में बैलेंस करो। अब प्रोडक्ट साइड के सारे सल्फेट काउंट कर लो, कितने सल्फेट है यहाँ पर 15। यहाँ कितने 3, यहाँ कितने 6, कितने हो गए, कितने बने 24। तो ये 24 आएगा और लास्ट में आप वाटर ऐड कर दो 24 H2O। तो अगर मान लो हमें आयंस नहीं कंपाउंड की फॉर्म में दिया जाए तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है रिएक्शंस। तब हम स्पेक्टेटर आयन को लास्ट में बैलेंस करते हैं हिट एंड ट्रायल से। सल्फ्यूरिक एसिड स्पेक्टेटर था, तो जब हमने पूरा कंपाउंड लिख लिया फिर सल्फेट काउंट कर लिए, H2SO4 के आगे लिख दिया। वो अभी नेक्स्ट ईयर आएंगी इक्वेशन, बट एक्स फैक्टर निकालना है। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन ऐसी बता रही हूँ, देखते हैं उसकी। जैसे अभी तुम्हें आयरन ऑक्जेलेट में एक्स फैक्टर 3 आया था, तो ऐसे ही
निर्मल जरा ये माइक का चेंज करना सेल। हाँ जी प्लीज, इधर बातें नहीं, कुछ पता चला थोड़ा बहुत तो मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, तुम्हें उसमें मुझे बताना है कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए। ये है AS2S3 गिविंग चलिए ये एक हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। बातें बंद करें, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो मैं इसमें बताने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, एक्स फैक्टर निकालना है इसका। पहले तो ये कंपाउंड क्या है, आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड, इसमें आर्सेनिक की स्टेट क्या है, प्लीज सुने ध्यान से। सल्फाइड कहीं भी लिखा हो ना तो उस पर चार्ज कितना होता है, -2। अब आर्सेनिक की निकालें, कितनी आएगी। आर्सेनिक सल्फाइड है ये, हाँ बोलो। आर्सेनिक सल्फाइड, सल्फाइड तो सुना है ना, सल्फर की -2 होती है, तो आर्सेनिक की कितनी हुई, +3। और आर्सेनिक का नंबर हमने इधर बैलेंस भी कर दिया। एक आर्सेनिक +3 है, तो 2 आर्सेनिक, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 आर्सेनिक +3 से 2 आर्सेनिक प्लस, इसमें क्या है प्रोडक्ट में आर्सेनिक की, आर्सेनिक X, ऑक्सीजन -8, टोटल इज -3, तो आर्सेनिक क्या आया, +5। एक शॉर्टकट मेथड में हम जो भी उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ना उस एलिमेंट पे लिख देते हैं। हमने आर्सेनिक सल्फाइड को स्प्लिट कर लिया, 2 आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहे हैं। एक मिनट, ये पॉइंट समझ में आया, 2 आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, एवरी आर्सेनिक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों आर्सेनिक ने मिला के कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 4। ये पॉइंट समझ में आया। सल्फाइड S-2 होता है, 3 सल्फाइड है, टोटल -6 चार्ज है। प्रोडक्ट में सल्फर की स्टेट क्या है, बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सल्फेट के अंदर सल्फर +6 है, पहले तो सल्फर का नंबर बैलेंस करो, 3 सल्फर है तो दूसरी तरफ भी 3 सल्फर होने चाहिए, और 3 सल्फर पर चार्ज कितना आ गया, +18। ये समझ में आया, -6 से +18, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 18 लूज किए, फिर 6 भी लूज किए, कितने हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने हो गए, 28। तो ये इसका एक्स फैक्टर है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, +24 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि आर्सेनिक सल्फाइड का इक्विवेलेंट मास इस रिएक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 28। +18 लूज करके -6 को भी तो लूज करना है उसने, इसे -6 से +18 तक जाना है। तो पहले -6 को 0 किया, 6 इलेक्ट्रॉन लूज किए, फिर उसको +18 जाने के लिए 18 और लूज कर दिए, तो 6 + 18 कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 24। 24 + 4 पूरे मॉलिक्यूल में। तो अगर एक फॉर्मूले में एक से ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो हम पूरे फॉर्मूले के टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस काउंट कर लेंगे और वो उसका पूरे फॉर्मूले का एक्स फैक्टर हो जाएगा। हाँ जी, कुछ पता चला इधर सबको, एक लास्ट क्वेश्चन इधर देखिए, हाँ हो गया। ये एग्जाम्पल हो गया, मतलब एक एडवांस लेवल पर जाकर अगर कभी हमें ऐसे रिएक्शंस पूछे जाए जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हो तो फिर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आ सकती है। तो प्लीज इधर देखें,
अब ये याद ही कर लें, MnO4 जब भी एसिडिक मीडियम दिया होगा, it will be changed into Mn+2 and will always gain 5 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना, MnO4 एसिडिक मीडियम में हमेशा Mn+2 में जाता है and it will gain 5 इलेक्ट्रॉन। Every permanganate ion in neutral and weakly basic medium, in neutral medium and weakly acidic basic medium, ये चेंज होता है MnO2 में और ये गेन करता है 3 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम याद करने हैं, और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, सॉरी स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में ये चेंज होता है MnO4-2 में, इसको कहते हैं मैग्नेट आयन। बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके MnO4-2 में जाएगा। तो MnO4 के 3 एक्स फैक्टर होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, आइदर 5 और 3 और 1 डिपेंडिंग ऑन मीडियम। याद रहेगा ये। ऐसे ही डाइक्रोमेट आयन का एक्स फैक्टर इज ऑलवेज 6। ये लिख ले तीनों, 2 ही हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो जनरली पूछे जाते हैं। MnO4-1 परमैंगनेट आयन है, MnO4-2 इसको मैंगनेट आयन कहते हैं, जिसमें मैंगनीज +6 स्टेट में। ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। और डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में ही यूज होता है और हमेशा ये गेन करता है 6 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम +3 में चेंज होकर। ये डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन हमेशा इसी तरह से होती है। ये रिडक्शन रिएक्शन है ना, क्योंकि डाइक्रोमेट इज ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रहेगा डाइक्रोमेट आयन का एक्स फैक्टर हमेशा क्या होता है, 6 इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो मुझे इसका एक्स फैक्टर बताओ, पहले सोच लो, गैस मत करना। मैंने तुम्हें अभी अभी जो बताया, मैंने एक परमैंगनेट आयन के लिए बताया था, 1 MnO4 will gain 5 इलेक्ट्रॉन in acidic medium when it changes into Mn+2। तो बताइए बेरियम परमैंगनेट कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो तुम्हें देखने हैं MnO4 कितने हैं, समझ में आया। अगर ये एल्यूमिनियम परमैंगनेट होता तो एक फॉर्मूले में 3 परमैंगनेट आयन होते, 15। वेरी गुड। तो तुम्हें याद रखना था, एवरी परमैंगनेट आयन 1 MnO4 विल गेन 5 इलेक्ट्रॉन। उस फॉर्मूले में कितने MnO4 आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पूरे फॉर्मूले का एक्स फैक्टर पता चल जाए। ये पता चला। तो जो पिछली क्लास में वर्कशीट मिली थी, आप ये कंप्लीट करके आना सारी, ठीक है। बैलेंसिंग वाला है पिछला अगला पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में बैलेंसिंग, और इसके आई थिंक आंसर डाल दिए गए हैं, तो डाल देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक तो ये काम करना है, दूसरा थर्मोडायनामिक्स की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट कर लेना, उसके जो भी डाउट्स होंगे क्लास में पूछ लेना। और